हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम न्यू वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी चैप्टर 2 की बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। ऑल ऑफ दीज वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, द फर्स्ट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज डैश। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। सेकंड है ब्रेड डो राइजेज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो ब्रेड डो जो होता है वो राइज अप हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्शन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। थर्ड क्या है, डैश आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कोज डिजीजेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम पर्टिकुलरली पैथोजेंस बोलते हैं। सो वी राइट हियर पैथोजेंस। फोर्थ इज डैश एंड डैश आर द टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो दो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के आपको यहाँ पे नेम्स लिखने हैं। सो फर्स्ट इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम benzoate, and the second one is potassium metabisulfite. पोटाशियम मेटा बाईसल्फाइड। ठीक है। तो ये हमारे दो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ इज डैश इज़ अ फंगस दैट कोजेज फूड पॉइजनिंग। एक ऐसी फंगस है जिसका नाम आपको लिखना है जो फूड पॉइजनिंग कोज करती है। तो वो क्या है, एस्परजिलस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैच दी फॉलोइंग। सो फर्स्ट इज रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म कहाँ पे होता है और हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फंगस। क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, एक फूड पॉइजनिंग कोज करने वाला एक पैथोजन हम कह सकते हैं। थर्ड इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है, जो कैटल पे कोज होता है, जो डिजीजेज होती हैं। लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलस भी हम बोल सकते हैं। मीथेन, द लास्ट वन इज बायोगैस रिएक्टर। दिस इज फिफ्थ। अब हमारे पास है टिक दी करेक्ट ऑप्शंस। तो फर्स्ट इज द प्रोसेस जो हेल्प करता है मिल्क को टू लास्ट लॉन्गर बट डज नॉट किल ऑल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट इज़ नोन एज। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मिल्क लास्ट लॉन्ग रहता है, जिसमें माइक्रोब्स को वो किल नहीं करता जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज पास्चराइजेशन। ठीक है। रस्ट ऑफ वीट, जो रस्ट ऑफ वीट होती है वो किससे कोज होती है, दैट इज कोज्ड बाय अ फंगस। मेडिसिन्स जिसमें किल्ड और वीकेंड पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शियस डिजीज़ को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस मेडिसिन को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज वैक्सीन्स। अब फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। जो रिप्रोड्यूस करता है होस्ट सेल के अंदर रह के, तो वो क्या होता है, वो होता है एक वायरस। सो वी टेक द वायरस। अ डिजीज़ जो वायरस से कोज होती है और स्प्रेड होती है थ्रू बाय एन इंसेक्ट, तो वो क्या होता है, दैट इज़ डेंगू। ठीक है। तो अब हमारा 3 पार्ट्स हमने इसके कवर कर लिए, ए बी सी। ठीक है। अब हम डी पे आते हैं, दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सो फर्स्ट इज आपको बताना है कि वायरस जो हैं उनको बॉर्डर लाइन क्यों माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिखना है। सो इसके आंसर में हम लिखेंगे अ वायरस बिहेव्स लाइक अ नॉन लिविंग when it is outside a host cell
वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है जब वो होस्ट सेल के बाहर होता है। मतलब होस्ट सेल की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, आउटसाइड द बॉडी होता है। और जब वंस अ वायरस होस्ट सेल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, एंटर्स अ होस्ट सेल, तो वो बिहेव करने लग जाता है लिविंग बीइंग की तरह। इट स्टार्ट्स टू बिहेव इट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक एन लिविंग बीइंग। ठीक है, तो इसकी वजह से ही हम वायरस को बॉर्डर लाइन कहते हैं, कि वो कंसीडर किया जाता है बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि जो वायरसेस हैं वो बॉर्डर लाइन की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन इस डी पार्ट का। सो व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन? सो व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? आपको डेफिनेशन बतानी है फर्मेंटेशन की, और ये प्रोसेस यूज़फुल कैसे है फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फाइन। सो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे? एन एनारोबिक प्रोसेस एन एनारोबिक प्रोसेस थ्रू विच, जिसके अंदर क्या होता है, थ्रू विच शुगर्स, जो शुगर्स होते हैं या जिसको हम कार्ब्स बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल और एसिड्स के अंदर, आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड या एसिड्स के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर फॉर्म हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, अब फर्मेंटेशन फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे यूज़फुल है? सो यूजेस इसके लिखते हैं हम। सो फर्स्ट यूज़ है कि इट हेल्प्स इन मेकिंग टेस्टी डोसा। इट हेल्प्स इन मेकिंग टेस्टी डोसा। डोसा में जो बैटर होता है उसमें फर्मेंटेशन होती है, जिसकी वजह से डोसा जो है क्रिस्प बनता है, फ्लफ़ी बनता है। ठीक है, सेकेंड यूज़ में क्या होगा? इट हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड एंड केक्स, ब्रेड्स एंड केक्स। ठीक है, और थर्ड में क्या होगा? ये वाइन बनाने के लिए भी यूज़फुल है। इट हेल्प्स इन मेकिंग वाइन। तो ये जो दो ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं, दीज 2 पॉइंट्स, दीज आर इन द फूड प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है, और ये वाला बेवरेज में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमने देखे। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द अर्थ वुड बिकम अ हीप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हमें पूछा है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे तो अर्थ की जो प्लेस है वो एक हीप बन जाएगा, जिसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर वो नहीं प्रेजेंट होंगे तो इट विल बी अ हीप, तो इट विल बी प्रेजेंट, इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द अर्थ्स सरफेस, क्योंकि वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं या डेड एंड डिकेइंग जो भी वेस्ट मटेरियल होता है
उसको वो ईट कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो वो मैटर होता है डाइजेस्ट होके कहाँ पे जाता है, सॉइल में जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। सॉइल की फर्टिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो जो प्लांट्स हैं उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी पे। अगर सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट्स भी ऑटोमेटिकली सही में अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। सो दैट्स इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, मुन्ना ऑब्जर्व्स दैट द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोइंग इन हिज फील्ड हैज़ रिड्यूस्ड इन द करंट ईयर। मुन्ना एक लड़के का नाम है जिसमें क्या हो रहा है, वो अपनी यील्ड देख रहा है व्हीट की, उसके खेत के अंदर वो कि रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस मीन्स कम हो गई है इस साल में। सो उसने सोचा कि ही गेट्स द सॉइल टेस्टेड। उसने सॉइल को टेस्ट किया। रिपोर्ट कंफर्म कर रही है कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, किसी चीज़ की कमी होना। तो अकॉर्डिंगली ही इज़ एडवाइज टू ग्रो पीज आफ्टर हार्वेस्टिंग द व्हीट। उसको बताया गया कि एडवाइस किया गया उसको कि वो पीज को हार्वेस्ट करे, ग्रो करे। जब वो वीट को हार्वेस्ट कर लेगा उसके बाद उसको पीस को उसमें ग्रो करना चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, फर्स्ट आपको ये बताना है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट था उसका क्या नाम है। सेकेंड क्वेश्चन में ये है कि हाउ डू यू थिंक ग्रोइंग पीस विल हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द सॉइल। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिसने उसको एडवाइस की पीस को ग्रो करने के लिए वो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। तो ऐसा क्यों है ये आपको बताना है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट है हमारा पार्ट उसमें दो है नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो हमें पता चली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि जो पी प्लांट्स हैं उसमें उसका क्या रोल है। तो पी प्लांट्स जो हैं वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, गिव शेल्टर टू राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया को वो एक शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, घर की तरह प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और दीज बैक्टीरिया, और जो फिर वो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, कैरी आउट करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन को, कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। और सॉइल के अंदर अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन सही से हो गया तो जो उसकी फसल है वो सही हो जाएगी। दस पी प्लांट्स हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द सॉइल। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो पी प्लांट्स हैं उसने उसको ग्रो किया तो उसकी जो फसल है वो सही हो गई, रिप्लेनिशिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज इट टेक लेस टाइम टू प्रिपेयर कर्ड इन समर्स एज कम्पेयर टू प्रिपेयरिंग इट इन विंटर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा ये हमने पढ़ा था इसको, तो देखो क्या होगा, समर्स में टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 30 to 40 डिग्री या 20 to 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, और विंटर्स में कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 5 to 15 डिग्री। ठीक है, इसके नीचे भी चला जाता है तो मैं सिर्फ अराउंड में बता रही हूँ। तो देखो जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। ठीक है, ग्रोइंग जो स्टेजेस होती हैं उसकी वो इस टेम्परेचर पे ग्रो करेगा। तो इसमें से दोनों में से कौन सा टेम्परेचर मैच कर रहा है, दैट विल बी इन समर्स। तो समर्स में वो इजीली ग्रो करेगा लेकिन विंटर्स में वो इजीली ग्रो नहीं करेगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ वाई इट इज़ ग्रोइंग इन समर्स नॉट इन विंटर्स। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है कि आपको डिजीज़ ट्रांसमिटेड कैसे हो रही हैं, इनमें आपको ये बताना है। फर्स्ट इज़ मलेरिया। मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से।
कॉमन कोल्ड जब भी एयर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, कफ के ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर आ जाते हैं और वो हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है, तब कॉमन कोल्ड ट्रांसमिट होता है। सी इज़ टेटनस। टेटनस जब किसी को कट लग जाता है रस्टेड आयरन आर्टिकल से, तब उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो क्योर हो सके। फोर्थ इज़ टाइफाइड। टाइफाइड कब होता है? जब कंटामिनेटेड फूड या वाटर को हम इंटेक कर लेते हैं, मीन्स गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, तब टाइफाइड होता है। सेवेंथ है हमारे पास व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं जो, और हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं और आपको इसके 2 एग्जांपल्स बताने हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो अफेक्ट करते हैं उनकी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। तो इसके एग्जांपल है पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड इरेथ्रोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो यहाँ पे हमें गिवन है, जो फंजाई और बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं या ऑब्टेन किए जाते हैं। सो दिस विल बी योर आंसर D7। ठीक है, अब हम ई पार्ट पे चलते हैं। सो ई पार्ट में क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम्स, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। जो ये स्टेटमेंट है आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सो इस स्टेटमेंट का क्या आंसर होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम्स इन वेरियस वेज। तो ये देसी डोसा बनाने के लिए, मेकिंग ब्रेड और केक बनाने के लिए तो बहुत सारे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अल्कोहल्स, वाइन्स, एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये चीज़ें इसीलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़फुल मानते हैं कि वो मैन्युफैक्चर करता है फूड आइटम्स को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि जो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, आपको इन सभी स्टेटमेंट्स के गिव रीजंस बताने हैं। फर्स्ट इज ईस्ट इज एडेड टू द बैटर यूज्ड फॉर मेक डोसाज। तो ईस्ट उसके अंदर जब डालते हैं क्योंकि वो फर्मेंटेशन हो जाती है उसमें और फिर वो क्रिस्पी बनता है। ठीक है, सेकेंड है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रश वंस टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि जो भी केमिकल्स हमारे माउथ के अंदर, टीथ के अंदर जो लगे होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं, तो इसीलिए हम ब्रश करना हमें ज़रूरी है। थर्ड इज़ रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन पीकल कैन कोज इट टू गो बैड सून। तो अगर जो पिकल्स, जो हमारी मम्मी हमारे घरों में जो अचार वगैरह बनाते हैं उसके अंदर अगर हम सॉल्ट की क्वांटिटी, सॉल्ट मीन्स नमक की क्वांटिटी अगर कम कर देंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमें उसमें सही क्वांटिटी में नमक डालना चाहिए ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, फूड्स फ्रॉम पफ्ड और एनलार्ज कैंस शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। तो फूड्स जो पैक्ड होते हैं उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर गैस प्रेजेंट होती है और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। When using frozen food items, one should take out only the required quantities. Thawed food should never be refrozen. तो जो हम फ्रोज़न फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं उसमें से जब भी हमें जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में सामान चाहिए उसको उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि जो सामान हम बाहर निकाल लेते हैं वो वापस से रीफ्रोज़न नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड है हाउ टू कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड कैसे होती हैं? इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आ जाता है, ठीक है, तो वो इन्फेक्ट हो जाता है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कुछ ऐसे वेज बताने हैं जिनसे हम वेज प्रिवेंट कर सकते हैं इन डिजीज़ को। सो फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, एथलीट्स फुट एंड सी इज़ कॉलरा। तो हम कॉलरा, ये जो हमने थर्ड पार्ट किया, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं जो स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड, फिजिकल कांटेक्ट या इंसेक्ट्स के थ्रू। तो ट्यूबरकुलोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन से। एथलीट फुट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मेकिंग द, या मेंटेन कर सकते हैं हम गुड पर्सनल हाइजीन को, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड इज़ कोलरा। कोला हम प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को यूज़ करेंगे, यूजिंग द डिसइंफेक्टेड वाटर को हम यूज़ करेंगे। सो दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट द कोलरा। नेक्स्ट है अब हमारे पास,
सो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? 2 पैथोजेंस के नेम बताने हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। तो हमारा जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो उन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। और हमारे पास 2 पैथोजेंस हैं जो बैक्टीरियाज और फंजाई, जो एग्जाम्पल्स हैं पैथोजेंस के जो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? मोहन बोट समोसाज फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर। मोहन एक लड़के का नाम है, वो समोसाज लेके आया रोड साइड वेंडर से, फिर उनको खा लिया। ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद उसको नोज़िया होने लगा और उसने उल्टी करनी शुरू कर दी। ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड ही हैड सिवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन एंड सफर्ड फ्रॉम डायरिया। थोड़ी देर बाद उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा, पेट के एरिया में दर्द होने लगा और फिर वो सफ़र कर रहा है अब डायरिया से। सो ऐसा क्या था कि उसको ऐसा क्यों हुआ ऐसा, और क्या इसका रीज़न है, एंड व्हाट इज़ इट कोल्ड एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो फूड पॉइजनिंग हम इसको बोलेंगे, क्योंकि जो उसने खाना खाया, समोसा जो खाए वो ख़राब थे। ठीक है, तो इसलिए उसको फूड पॉइजनिंग हुई, जिसकी वजह से वो वॉमिटिंग हुई और वो डायरिया फेस कर रहा है, सफ़र हो रहा है उससे। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग कैसे प्रिवेंट हो सकती है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर ना खाएं, अवॉइड करें एंड प्रिवेंशन करें। ठीक है, अब सिक्स्थ है हमारा क्वेश्चन, दैट इज़ विच डिजीज़ द फॉलोइंग चिल्ड्रन आर मोस्ट लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। तो कौन सी डिजीज़ हैं जिसमें चिल्ड्रंस मोस्ट लाइकली सफ़र होते हैं? रामू ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम नियर बाय लेक। रामू ने पानी पी लिया साथ वाले पास के लेक से। फिर दिस वाटर इज़ नाइदर बॉइल्ड नो डिसइंफेक्टेड। तो जो पानी था ना तो वो बॉइल्ड था ना ही डिसइंफेक्टेड था, तो रामू को क्या होगा? कोलरा हो जाएगा। सेकेंड इज़ आशु डज नॉट टेक अ बाथ एवरी डे। आशु रोज़ नहीं नहाती। लड़का है या लड़की, तो वो नहीं नहाता या नहाती हैं रोज़। तो ही मेंटेन्स पुअर पर्सनल हाइजीन। तो ही शुड मेंटेन द पुअर पर्सनल हाइजीन। तो उसको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो उसको क्या हो सकता है? रिंग वॉर्म हो सकता है। ठीक है, सी है पुलकित हैज़ बीन बिटन बाय एन इन्फेक्टेड स्ट्रीट डॉग। तो उसको, पुलकित को एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। ठीक है, तो पुलकित को क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। डी, सोहन इज़ लिविंग इन एन एरिया वेयर द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। सोहन एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ही डज़ नॉट यूज़ अ मॉस्किटो नेट। तो वो मॉस्किटो नेट भी यूज़ नहीं करता जब वो स्लीपिंग टाइम पे होता है। और इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम्स भी यूज़ नहीं करता वाइल प्लेइंग इन द ओपन। तो जब वो बाहर खेलने जाता है तो इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम्स भी यूज़ नहीं करता। तो उसको क्या हो सकता है? अगर उसको मॉस्किटो ने कट कर लिया तो मलेरिया हो सकता है। फिफ्थ है मोहन वॉज विद 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स। मोहन अपने दो दोस्तों के साथ था जो कफ और स्नीज कर रहे थे, एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। तो वन ऑफ दीज फ्रेंड्स डिड नॉट कीप अ हैंडकरचीफ इन फ्रंट ऑफ हिज माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। तो उसके एक फ्रेंड के पास हैंकी प्रेजेंट नहीं था, तो जब भी उसको कफिंग और स्नीजिंग हो रही थी तो उसने हैंडकरचीफ अपने माउथ के पास नहीं रखा। तो उसको क्या हो सकता है? ही कैन सफ़र फ्रॉम कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी, हमने इस चैप्टर को कवर किया। ठीक है, तो अब आपका क्या काम है? यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। आपको लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, वीडियोस के थ्रू शेयर करना है जितना आप हो सकता है। आप अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, सो थैंक यू।